नमस्कार और ट्यून्स ऑडियो चैनल में आपका स्वागत है। ये कंटेंट घनश्याम सर द्वारा बनाया और संपादित किया गया है। आज हम एक ऐसे नाम पर गहराई से बात करने वाले हैं जिनका जिक्र आते ही मतलब साहित्य की दुनिया रोशन हो जाती है, विलियम शेक्सपियर। और ये जो हमारा एनालिसिस है ये असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और जो दूसरे इंग्लिश लिटरेचर के कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके लिए खास तौर पर उपयोगी होने वाला है। हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स को दोहराना नहीं है, बल्कि उनके काम और उनके समय के बीच का जो कनेक्शन है उसको समझना है। हाँ बिल्कुल, शेक्सपियर को समझने के लिए सिर्फ उनके प्लेज पढ़ लेना काफी नहीं होता, हमें उनके जीवन को देखना होगा। वो जो एलिजाबेथन युग था जिसमें इतनी उथल पुथल थी उसे समझना होगा, और लंदन का माहौल कैसा था उस वक्त, ये सब उनके लेखन को कहीं ना कहीं शक्ल देता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ सतह पर ना रहें बल्कि उन गहराइयों तक जाएं जहां से अक्सर एग्जाम्स में सवाल बनते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरुआत उनके जीवन से ही करते हैं। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन से निकले विलियम शेक्सपियर आखिर लंदन के इतने बड़े, इतने मशहूर नाटककार बने कैसे? उनके शुरुआती जीवन के बारे में क्या पता है हमें? विलियम शेक्सपियर का जन्म, जैसा आपने कहा, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। उनके पिता जॉन शेक्सपियर पहले किसान परिवार से थे, फिर शहर आकर वो चमड़े का काम करने लगे, मतलब ग्लवर बने, और वो काफी सफल भी रहे अपने काम में। व्यापारी बने, शहर के महत्वपूर्ण नागरिक भी बने, यहाँ तक कि शहर के मेयर जैसा एक पद होता था, बेलिफ, उस पद तक पहुंचे वो। अच्छा जी। और उनकी माँ थी मैरी आर्डन। जन्म की तारीख, जैसा मैंने कहा, पक्की तो नहीं है, लेकिन अनुमान लगाते हैं कि 23 अप्रैल 1564 के आसपास हुई होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका बपतिस्मा, मतलब बैप्टिज्म, वो 26 अप्रैल 1564 को होली ट्रिनिटी चर्च में रिकॉर्डेड है। ओके। और विलियम अपने माता पिता के 8 बच्चों में से तीसरे थे। तो उनकी पढ़ाई लिखाई, ये बात सही है क्या कि वो यूनिवर्सिटी नहीं गए थे? हाँ, ज्यादातर यही माना जाता है कि उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड के ही लोकल ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की। अब उस जमाने के हिसाब से देखें तो ये काफी अच्छी लेकिन कठोर शिक्षा थी। मतलब लैटिन रटना पड़ता था, ओविड, प्लूटस जैसे रोमन क्लासिक्स पढ़ने होते थे, रिटोरिक यानी भाषण कला सीखनी होती थी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए। शायद इसकी वजह ये थी कि उनके पिता की जो आर्थिक स्थिति थी वो बीच में थोड़ी कमजोर हो गई थी। फिर सिर्फ 18 साल की उम्र में 1582 में उन्होंने शादी कर ली एनी हैथवे से, जो उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। 8 साल? और वो उस समय प्रेग्नेंट भी थी। जी हाँ। एनी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही उनकी बेटी सुजाना का जन्म हुआ, और फिर करीब 2 साल बाद जुड़वा बच्चे हुए, बेटा हैमलेट और बेटी जूडिथ। लेकिन दुख की बात ये रही कि उनके बेटे हैमलेट की मौत हो गई। सिर्फ 11 साल का था वो 1596 में। वो ये तो दुखद है। और इसके बाद ही आता है वो पीरियड जिसे लॉस्ट ईयर्स कहते हैं, जिसके बारे में कुछ पता नहीं। बिल्कुल, करीब 1585 से लेकर 1542 के बीच का जो टाइम है उसे ही लॉस्ट ईयर्स कहते हैं, क्योंकि इस दौरान शेक्सपियर कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इसका कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं मिलता। मतलब कहानियां तो कई हैं कि वो स्कूल मास्टर थे या कहीं और काम कर रहे थे, पर पुख्ता सबूत किसी बात का नहीं है। मिस्ट्री है एक तरह की। हाँ, एक मिस्ट्री ही है। लेकिन 1592 आते आते ये साफ हो जाता है कि वो लंदन पहुंच चुके थे और थिएटर की दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है एक दूसरे नाटककार रॉबर्ट ग्रीन का उन पर किया गया हमला। हाँ, वो अपस्टार्ट क्रो वाला। फ्लिट में शेक्सपियर का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा, उन्हें अपस्टार्ट क्रो कहा, यानी एक ऐसा नौसिखिया कौवा जो दूसरों के यानी यूनिवर्सिटी विट्स जैसे पढ़े लिखे लेखकों के पंख लगाकर उड़ रहा है। ग्रीन ने उन्हें शेक सीन कहकर उनका मजाक भी उड़ाया। लेकिन इस हमले से एक बात तो तय हो गई कि शेक्सपियर अब इतने महत्वपूर्ण हो चुके थे कि लोग उनसे जलने लगे थे, उन्हें नोटिस करने लगे थे। सही बात है। मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी है। हाँ, कह सकते हैं। तो ये वो दौर था जब इंग्लैंड पर रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन था। एलिजाबेथन युग कहते हैं इसे। जी। कैसा था ये टाइम पीरियड जिसने शेक्सपियर जैसे राइटर को मौका दिया? बिल्कुल, शेक्सपियर का जो मेन करियर है वो रानी एलिजाबेथ प्रथम, जिनका शासनकाल 1558 से 1603 तक रहा, और फिर उनके बाद किंग जेम्स प्रथम के समय में ही परवान चढ़ा। एलिजाबेथन युग इंग्लैंड के लिए बड़े बदलावों का
और एक तरह से कहें तो बढ़ते हुए आत्मविश्वास का समय था। वो स्पेनिश आर्माडा वाली जीत के बाद? हाँ, 1588 में स्पेन के शक्तिशाली जहाजी बेड़े आर्माडा की हार ने इंग्लैंड को यूरोप में एक बड़ी नेवल और कमर्शियल पावर बना दिया था। इससे नेशनल प्राइड, राष्ट्रवाद की भावना बहुत बढ़ गई थी। प्रोटेस्टेंट धर्म मजबूती से स्थापित हो चुका था, हालांकि कैथोलिक तनाव अभी भी थे। और हाँ, ये पुनर्जागरण रेनेसांस का भी दौर था। मतलब आर्ट, लिटरेचर, साइंस, एक्सप्लोरेशन, इन सब में एक नई ऊर्जा थी, एक नई जिज्ञासा थी। और रानी एलिजाबेथ खुद, उनका क्या इम्पैक्ट था? वो तो काफी आइकॉनिक फिगर मानी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। रानी एलिजाबेथ एक असाधारण शासक थीं। उन्होंने बहुत लंबे समय तक राज किया, करीब 45 साल। देश को राजनीतिक स्थिरता दी, स्पेन पर जीत ने उनकी छवि को और भी मजबूत कर दिया था। वो अपनी वर्जिनिटी के लिए जानी जाती थी, जिससे उन्होंने बड़ी चतुराई से एक पॉलिटिकल टूल की तरह भी इस्तेमाल किया। उन्हें वर्जिन क्वीन कहा जाता था। उन्हें ब्यूटी, इंटेलिजेंस, संयम का प्रतीक माना जाता था। उनका एक मोटो था, वीडियो एट ताचियो, मतलब मैं देखती हूं और चुप रहती हूं। ये उनकी डिप्लोमैटिक स्किल को दिखाता है। इंटरेस्टिंग। तो इस पूरे मामौल का, इस बढ़ते राष्ट्रवाद का, रानी की पॉपुलैरिटी का, पुनर्जागरण की सोच का, इन सब का असर उस समय के लिटरेचर पर, खासकर ड्रामा पर दिखना लाजमी था। तो लंदन शहर की बात करें जहां शेक्सपियर काम कर रहे थे, वो कैसा था? आज के लंदन जैसा तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एलिजाबेथन लंदन एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर था। टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ, ट्रेड और कल्चर का हब बन रहा था। आबादी बढ़ रही थी, खासकर बाहर से लोग आ रहे थे काम की तलाश में। व्यापारी वर्ग, मर्चेंट क्लास काफी प्रभावशाली होता जा रहा था। और हाँ, थिएटर तो सबसे ज्यादा पॉपुलर एंटरटेनमेंट था। कवियों, नाटकारों का गढ़ था लंदन एक तरह से। लेकिन साफ सफाई व्यवस्था वो कैसी थी? हाँ, वो एक प्रॉब्लम थी। शहर बहुत भीड़-भाड़ वाला था, गलियां तंग थीं, गंदी थीं, सैनिटेशन का सिस्टम बहुत बेसिक था, शोर शराबा, बीमारियां, ये सब आम बातें थीं। मतलब एक तरफ कल्चरल वाइब्रेंसी थी, तो दूसरी तरफ ये सब चुनौतियां भी थीं। इसी कॉन्ट्रास्ट भरे माहौल में शेक्सपियर के थिएटर चल रहे थे। समाज की बात करें तो पुनर्जागरण का असर तो था, पर क्या पुरानी सोच भी हावी थी? जैसे वो आपने बताया, 4 ह्यूमर्स या ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, इनका नाटकों से क्या कनेक्शन है? यही तो बहुत दिलचस्प बात है इस युद्ध की। एक तरफ तो नई सोच आ रही थी, इंसान को यूनिवर्स के सेंटर में देखने की बात हो रही थी, ह्यूमनिज्म। लेकिन दूसरी तरफ पुरानी मध्ययुगीन मान्यताएं लोगों के दिमाग में बहुत गहराई तक बैठी हुई थीं। जैसे ये 4 ह्यूमर्स वाला सिद्धांत, ये प्राचीन ग्रीक मेडिसिन से आया था। माना जाता था कि इंसान का शरीर 4 तरह के तरल पदार्थों या ह्यूमर्स से बना है: ब्लड, रक्त, फ्लेम, कफ, कॉलर, पित्त और मेलैंकली, उदासी या काला पित्त। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। जी, और ये माना जाता था कि इन चारों ह्यूमर्स का शरीर में एक संतुलन होता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए, मतलब कोई ह्यूमर ज्यादा हो जाए या कम, तो इंसान बीमार पड़ जाता है या उसका स्वभाव बदल जाता है। अच्छा। तो जैसे अगर कोई ज्यादा गुस्सैल है तो दी और खुशमिजाज है तो उसमें ब्लड यानी सैंग्विन टेम्परामेंट ज्यादा है, और अगर कोई सुस्त या भावशून्य है तो उसमें फ्लेम यानी फ्लेगमैटिक ज्यादा है। तो शेक्सपियर के कैरेक्टर्स को इस नजरिए से भी देख सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हैमलेट की जो मेलनकॉली है, उसकी जो उदासी और सोच विचार में डूबे रहने की प्रवृत्ति है, उसे उस समय के दर्शक शायद इसी ह्यूमरल इम्बैलेंस से जोड़कर देखते होंगे। या किंग लियर का गुस्सा, उसका खोलेरिक स्वभाव, ये कॉन्सेप्ट्स दर्शकों के लिए बहुत जाने पहचाने थे। और वो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, वो क्या था? ग्रेट चेन ऑफ बीइंग एक और बहुत महत्वपूर्ण मध्ययुगीन विचार था, जो एलिजाबेथन युग में भी कायम था। इसके मुताबिक पूरे ब्रह्मांड में हर चीज, ईश्वर से लेकर फरिश्तों, इंसानों, जानवरों, पौधों, पत्थरों तक एक फिक्स्ड क्रम में, एक हायरार्की में बंधी हुई है। ईश्वर सबसे ऊपर? हाँ, फिर फरिश्ते, फिर राजा, फिर कुलीन वर्ग, फिर आम इंसान, फिर जानवर, और ऐसे ही नीचे तक। मतलब एक डिवाइन ऑर्डर। हाँ, एक तरह का डिवाइन ऑर्डर। और ये माना जाता था कि इस चेन में हर चीज की अपनी जगह और अपना कर्तव्य है। इस ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, जैसे अपनी तय जगह से ऊपर या नीचे जाने की कोशिश करना, ये सिर्फ सामाजिक गड़बड़ नहीं, बल्कि नेचुरल और डिवाइन ऑर्डर का उल्लंघन माना जाता था। तो जैसे मैकबेथ का राजा डंकन को मारकर खुद राजा बन जाना? बिल्कुल, वो इस चेन को तोड़ने जैसा था।
उसने अपने राजा की हत्या की, जो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था धरती पर, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, और खुद उसकी जगह ले ली। इसीलिए मैकबेथ प्ले में सिर्फ राजनीतिक उथल-पुथल नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक डिस्टर्बेंस भी महसूस होता है। अजीब मौसम, अननेचुरल घटनाएं। या किंग लियर का अपनी सत्ता अपनी बेटियों को सौंप देना। हाँ, वो भी एक तरह से ऑर्डर को भंग करना था, एक राजा का अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना। इन विचारों ने शेक्सपियर के नाटकों के संघर्षों को, उनके ट्रैजिक इम्पैक्ट को और ज्यादा गहरा बनाया होगा उस समय के दर्शकों के लिए। समाज में ये ऊंच नीच, ये जो आपने हायरार्की बताई है, कितनी मजबूत थी? जैसे ये जेंट्री और सिटीजन्स का जिक्र आता है, इनमें क्या फर्क था? हाँ, समाज काफी स्ट्रैटिफाइड था, मतलब अलग-अलग वर्गों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर तो राजा या रानी थे, जिनका शासन चलता था कोर्ट दरबार के जरिए। कोर्ट में देश के सबसे अमीर और ताकतवर कुलीन शामिल होते थे। उनके नीचे आता था जेंट्री क्लास। ये वो जमींदार लोग थे जो ज्यादातर शहरों के बाहर अपनी जमीनों पर रहते थे। इन्हें अक्सर सर जैसी उपाधियां मिलती थीं। ये पढ़े लिखे होते थे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इनका काफी दखल होता था। और सिटीजन्स? सिटीजन्स वो लोग थे जो शहरों में, खासकर लंदन में रहते थे और अपना पैसा व्यापार, क्राफ्ट्स वगैरह से कमाते थे। ये व्यापारी, दुकानदार, वकील, कारीगर टाइप के लोग थे। ये आर्थिक रूप से काफी संपन्न हो रहे थे, लेकिन सामाजिक दर्जे में जेंट्री से नीचे माने जाते थे। इनके बीच कोई टेंशन भी रहती थी? हाँ, कभी कभी। खास तौर पर कोर्ट के जो दरबारी थे, कोर्टियर्स, और जो ये सिटीजन्स थे, इनके बीच एक तरह की आपसी हिकारत या मजाक उड़ाने की भावना रहती थी। दरबारी लोग व्यापारियों को पैसे का लालची समझते थे और व्यापारी लोग दरबारियों को फिजूल खर्च और घमंडी मानते थे। ये चीजें भी शेक्सपियर के कुछ प्लेज में, खासकर कॉमेडीज में झलकती हैं। अब परिवार और जेंडर रूल्स की बात करते हैं। उस समय क्या सोच थी? और ये क्रॉस ड्रेसिंग वाला क्या मामला था नाटकों में? उस समय परिवार का कॉन्सेप्ट आज से थोड़ा अलग था। इसमें सिर्फ पति पत्नी और बच्चे ही नहीं, बल्कि घर में रहने वाले नौकर चाकर भी शामिल माने जाते थे। परिवार का मुखिया पति होता था और उसे पत्नी से सुपीरियर माना जाता था। कम से कम थियरी में तो यही था। और बच्चों से? बच्चों से पूरी तरह आज्ञा मानने की उम्मीद की जाती थी, बिना सवाल किए। पेरेंट्स का, खासकर पिता का, बच्चों पर पूरा कंट्रोल होता था। जहां तक जेंडर रोल्स की बात है, पुरुषों का डोमिनेंस तो था ही। एक और चीज जो उस समय के समाज में आम थी, वो थी पुरुषों में अपनी पत्नी की वफादारी को लेकर शक और डर। इसे ककोल्ड्री कहते थे, यानी पत्नी द्वारा धोखा दिए जाने का डर। ये शेक्सपियर की कई कॉमेडीज का एक रेकरिंग थीम है। और क्रॉस ड्रेसिंग, लड़कियों का लड़कों के कपड़े पहनना? हाँ, ये एलिजाबेथन थिएटर की एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि उस समय स्टेज पर महिलाओं को एक्टिंग करने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, तो महिलाओं के रोल कौन करता था? लड़के, युवा लड़के, जिनकी आवाज अभी बदली नहीं होती थी, वही महिलाओं के किरदार निभाते थे। ओह। तो जब प्ले में कोई महिला कैरेक्टर लड़के का भेष बदलती थी, जैसे ट्वेल्थ नाइट में वियोला या एज यू लाइक इट में रोजालिंड, तो असल में एक लड़का एक्टर होता था जो एक महिला का रोल निभा रहा था, जो फिर एक लड़के का भेष बदल लेती थी। हाँ, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बिल्कुल। और ये क्रॉस ड्रेसिंग सिर्फ प्लॉट का हिस्सा नहीं थी, ये जेंडर आइडेंटिटी, अपीयरेंस और रियलिटी के सवालों को भी उठाती थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि पुनर्जागरण में कुछ मेडिकल थ्योरीज ये भी मानती थीं कि पुरुष और महिला के शरीर मूल रूप से एक जैसे ही हैं, बस ऑर्गन्स अलग तरह से अरेंज्ड हैं। इससे जेंडर को थोड़ा फ्लूइड या अस्थिर देखने का नजरिया भी पनपा होगा शायद। कमाल है। चलिए अब सीधे थिएटर की दुनिया में चलते हैं, जहां ये सारे प्लेज असल में जिंदा होते थे। शुरुआती दौर कैसा था? एक्टर्स कैसे काम करते थे? शुरुआत में, मतलब 16वीं सदी के मध्य तक, पेशेवर एक्टर्स की मंडलियां होती थीं, एक्टिंग ट्रूप्स। ये लोग घूम घूम कर प्रदर्शन करते थे, कभी किसी शहर के चौक पर, कभी किसी अमीर आदमी के घर पर, और अक्सर सरायों के आंगनों में। इन यार्ड्स वो कैसे होते थे? सराएं जो होती थी, उनमें अक्सर एक खुला आंगन होता था, जिसके चारों तरफ गैलरी बनी होती थी मेहमानों के कमरों के लिए। एक्टर्स इसी आंगन में अस्थायी स्टेज बना लेते थे और दर्शक या तो नीचे आंगन में खड़े होकर या ऊपर गैलरियों से नाटक देखते थे। तो परमानेंट थिएटर नहीं थे शुरू में? नहीं, शुरू में नहीं थे। और इन घूमने वाले एक्टर्स को कई बार शक की निगाह से भी देखा जाता था, उन्हें आवारागर्द समझा जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बड़े अमीर लोगों, कुलीनों ने इन एक्टिंग कंपनियों को अपना संरक्षण देना शुरू किया।
जैसे शेक्सपियर की कंपनी पहले लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन कहलाई क्योंकि उन्हें लॉर्ड चैम्बरलिन का संरक्षण प्राप्त था। बाद में जब किंग जेम्स प्रथम राजा बने तो उन्होंने इस कंपनी को अपना संरक्षण दिया और ये किंग्समैन बन गई। इस संरक्षण से एक्टर्स को थोड़ी इज्जत और स्टेबिलिटी मिली। और फिर आए परमानेंट थिएटर, जैसे द थिएटर, द कर्टन, द रोज और सबसे फेमस द ग्लोब। बिल्कुल। पहला परमानेंट पब्लिक थिएटर 1576 में बना। इसे जेम्स बर्बिज ने बनाया था, जो खुद एक एक्टर मैनेजर थे और शेक्सपियर की कंपनी के लीडिंग एक्टर रिचर्ड बर्बिज के पिता थे। इस थिएटर का नाम ही द थिएटर था। अच्छा, नाम ही द थिएटर रख दिया। हाँ, और ये लंदन शहर की दीवारों के ठीक बाहर बना था क्योंकि शहर के अधिकारी थिएटर को पसंद नहीं करते थे। इसके फौरन बाद 1577 में पास ही एक और थिएटर खुला, द कर्टन। फिर साउथ बैंक पर टेम्स नदी के दूसरी तरफ द रोज 1587, द स्वॉन 1595 और फिर सबसे मशहूर द ग्लोब 1599 बने। द ग्लोब, इसे तो शेक्सपियर की कंपनी ने ही बनाया था ना? जी हाँ, हुआ ये था कि द थिएटर की जमीन की लीज खत्म हो गई और मकान मालिक से झगड़ा हो गया। तो बर्बिज भाइयों और कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स ने, जिनमें शेक्सपियर भी शामिल थे, रातों रात द थिएटर की लकड़ी के स्ट्रक्चर को उखाड़ा, उसे टेम्स के पार ले गए और उसी लकड़ी से द ग्लोब खड़ा कर दिया। क्या बात है, कमाल की कहानी है ये तो, है ना? और द ग्लोब बहुत सफल रहा। शेक्सपियर के ज्यादातर महान प्लेज यहीं पहली बार खेले गए। इनके अलावा कुछ इंडोर प्राइवेट थिएटर भी थे, जैसे ब्लैक फ्रायर्स, जो ज्यादा आरामदायक थे और ज्यादा टिकट वाले थे। तो ये जो ओपन एयर थिएटर थे जैसे द ग्लोब, ये अंदर से कैसे दिखते थे और दर्शक कौन होते थे? वो ग्राउंडलिंग्स का जिक्र आता है बार बार। ये थिएटर आमतौर पर लकड़ी के बने होते थे, गोल या कई कोनों वाले पॉलीगोनल शेप में। बीच का हिस्सा खुला होता था, मतलब छत नहीं होती थी। तीन तरफ बैठने के लिए टियर्स या गैलरीज बनी होती थी, जहां ज्यादा पैसे वाले दर्शक बैठते थे। बीच का जो खुला एरिया था स्टेज के सामने, उसे पिट या यार्ड कहते थे। यहां आम लोग खड़े होकर नाटक देखते थे। इन्हीं को ग्राउंडलिंग्स कहा जाता था। और इनका टिकट? सबसे सस्ता, सिर्फ 1 पेनी। इसीलिए यहां बहुत भीड़ होती थी और माना जाता है कि ये दर्शक थोड़े शोर मचाने वाले और डिमांडिंग भी होते थे। प्लेराइट्स को इनका भी ध्यान रखना पड़ता था। और स्टेज कैसा था? स्टेज काफी बड़ा होता था और पिट के अंदर तक निकला हुआ होता था। ओके। ट्रस्ट स्टेज। इससे एक्टर्स 3 तरफ से दर्शकों से घिरे होते थे, जिससे एक इंटीमेट माहौल बनता था। स्टेज के पीछे एक दीवार होती थी जिसमें दरवाजे होते थे आने जाने के लिए। एक भीतरी स्टेज, इनर स्टेज भी होता था, जिसे पर्दे से ढका जा सकता था खास सीन्स के लिए। और स्टेज के ऊपर एक बैल्कनी जैसी जगह, अपर स्टेज, होती थी, जिसे किलों की दीवारें या बैल्कनी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक हेवंस नाम की छत भी होती थी स्टेज के ऊपर, जहां से एक्टर्स को उतारा या चढ़ाया जा सकता था। मतलब काफी सारे एलिमेंट्स थे इस स्टेज में। जी, सेट डिजाइन बहुत ज्यादा नहीं होता था। ज्यादातर लोकेशन वगैरह डायलॉग से ही बताई जाती थी, लेकिन कॉस्ट्यूम्स काफी भव्य होते थे। दर्शक समाज के हर वर्ग से आते थे। हाँ, ये एक खास बात थी। अमीर, गरीब, कुलीन, व्यापारी, कारीगर, औरतें, हालांकि शायद कम संख्या में, और अक्सर मास्क लगाकर, पढ़े लिखे, अनपढ़, सब लोग थिएटर आते थे। ये सचमुच एक मास एंटरटेनमेंट था। लोग रोजमर्रा की जिंदगी के दबावों से बचने, कहानियां सुनने, मजे करने आते थे। माहौल काफी लाइवली, इंटरैक्टिव और कभी-कभी शोरगुल वाला भी होता था। लेकिन ये थिएटर हमेशा चलते नहीं रहते थे। प्लेग एक बड़ी समस्या थी। हाँ, प्लेग यानी ब्यूबोनिक प्लेग एक बहुत बड़ा खतरा था। ये महामारी बार बार फैलती थी और जब भी प्लेग का प्रकोप बढ़ता था तो भीड़ इकट्ठा होने से रोकने के लिए अधिकारी सारे पब्लिक गैदरिंग प्लेसेस, जिनमें थिएटर भी शामिल थे, बंद करवा देते थे। कब कब बंद हुए थे? कई बार हुए। जैसे 1593 में काफी लंबे समय तक बंद रहे। फिर 1603 में जब रानी एलिजाबेथ की मौत हुई और किंग जेम्स आए, उस समय भी प्लेग फैला था। इन बंदिशों से एक्टिंग कंपनियों को बहुत नुकसान होता था। और दूसरी दिक्कत थी प्यूरिटन से। ये कौन लोग थे? प्यूरिटन्स एक प्रभावशाली धार्मिक समूह था। ये प्रोटेस्टेंट्स थे, लेकिन चर्च ऑफ इंग्लैंड के तौर तरीकों से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि चर्च अभी भी कैथोलिक रिवाजों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। वो ज्यादा सादा और सख्त धार्मिक जीवन चाहते थे। और थिएटर उनकी नजर में अनैतिकता, आलस और पाप का गढ़ थे। उन्हें लगता था कि लोग चर्च जाने के बजाय प्ले देखने जाते हैं,
वहां मर्द औरतें साथ मिलते जुलते हैं, क्रॉस ड्रेसिंग होती है, ये सब गलत है। तो उन्होंने थिएटर बंद करवाने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने लगातार थिएटर के खिलाफ प्रचार किया। 1596-97 में उनके दबाव में लंदन शहर के अधिकारियों ने शहर की सीमाओं के अंदर नाटक खेलने पर पाबंदी लगा दी। इसीलिए ज्यादातर बड़े पब्लिक थिएटर शहर के बाहर साउथ बैंक जैसी जगहों पर बने। और फिर जब 1642 में इंग्लैंड में गृह युद्ध, सिविल वॉर छिड़ गया राजा चार्ल्स प्रथम और संसद के बीच, तो संसद, जिसमें प्यूरिटन्स का काफी प्रभाव था, ने सारे थिएटरों को बंद करने का आदेश दे दिया। पूरी तरह से बंद। हाँ, पूरी तरह से। और 1648 में तो उन्होंने सारे प्ले हाउस गिरा देने का भी ऑर्डर पास कर दिया। ये थिएटर फिर 1660 में ही दोबारा खुल पाए, जब राजशाही वापस आई, रेस्टोरेशन। तो शेक्सपियर के बाद थिएटर का एक पूरा दौर खत्म हो गया था कुछ समय के लिए। ये तो बहुत बड़ा झटका था थिएटर के लिए। अब आते हैं शेक्सपियर के लेखन पर। क्या वो खुद को एक महान साहित्यिक हस्ती मानते थे या बस एक थिएटर प्रोफेशनल? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, उस जमाने में नाटक लिखना आज जैसा ग्लैमरस प्रोफेशन नहीं माना जाता था। नाटक थिएटर कंपनियों की प्रॉपर्टी माने जाते थे, प्ले राइट की नहीं। शेक्सपियर एक एक्टर भी थे, अपनी कंपनी के शेयर होल्डर भी थे और नाटक भी लिखते थे। तो शायद वो खुद को एक प्रैक्टिकल थिएटर मैन के तौर पर ज्यादा देखते होंगे, जिसका काम था कंपनी के लिए सफल प्लेज तैयार करना। तो उनका फोकस प्लेस को छपवाने पर नहीं था? शायद उतना नहीं जितना उनके मंचन पर था। उनके जीते जी उनके करीब आधे प्लेज ही छपे थे, वो भी अलग अलग छोटी किताबों की शक्ल में। इन्हें क्वार्टो कहा जाता है। क्वार्टो, ये क्या होता है? क्वार्टो बेसिकली एक प्रिंटिंग फॉर्मेट है। इसमें कागज की एक बड़ी शीट को 2 बार मोड़ा जाता है, जिससे 8 पेज बनते हैं। ये उस समय किताबें छापने का एक सस्ता तरीका था। तो उनके प्लेस के क्वार्टो एडिशंस निकले थे? हाँ, करीब 16 प्लेस के क्वार्टो उनके जीवन काल में या उनकी मौत के फौरन बाद छपे। लेकिन इनमें से कुछ की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ को तो बैड क्वार्टोस कहा जाता है। बैड क्वार्टोस मतलब? माना जाता है कि ये बैड क्वार्टर्स शायद एक्टर्स की याददाश्त के आधार पर या किसी ने थिएटर में बैठकर चुपके से नोट्स लेकर तैयार किए होंगे। इनमें टेक्स्ट अक्सर बिगड़ा हुआ, अधूरा या गलत होता था। शायद ये पायरेटेड कॉपीज थीं। कुछ अच्छे क्वार्टर्स भी थे जो शायद शेक्सपियर की मैन्युस्क्रिप्ट से तैयार हुए होंगे। तो फिर उनके सारे प्लेज सही रूप में हम तक कैसे पहुंचे? यहाँ फर्स्ट फोलियो का रोल आता है। एग्जैक्टली। फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर की विरासत के लिए कक्की महत्वपूर्ण है। शेक्सपियर की मौत हुई 1616 में। उसके 7 साल बाद 1623 में उनकी एक्टिंग कंपनी किंग्स मेन के 2 साथी कलाकारों जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल में मिलकर उनके प्लेस का एक कंप्लीट कलेक्शन छापा। ये एक बड़ी, महंगी और प्रतिष्ठित किताब थी। इसे ही मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज या आमतौर पर फर्स्ट फोलियो कहा जाता है। फोलियो भी एक प्रिंटिंग फॉर्मेट है जिसमें शीट को सिर्फ एक बार मोड़ा जाता है, जिससे 4 पेज बनते हैं। ये क्वार्टो से ज्यादा बड़ा और महंगा फॉर्मेट था। इसमें कितने प्लेस थे और ये क्यों इतना जरूरी है? इसमें कुल 36 प्लेस शामिल किए गए थे। पेरिक्लिस इसमें नहीं था, वो बाद में जोड़ा गया। इसकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि इन 36 में से करीब 18 प्लेज ऐसे थे जो पहले कभी छपे ही नहीं थे। 18? कौन कौन से? जी, 18। सोचिए, अगर हेमिंगस और कॉन्डल ये मेहनत न करते तो द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, मेजर फॉर मेजर, मैकबेथ, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, एज यू लाइक इट जैसे कितने ही मास्टरपीस शायद हमेशा के लिए खो जाते। बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने ये किताब शेक्सपियर के दोस्तों और सहयोगियों को समर्पित की थी, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक और अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी को। उन्होंने इसकी प्रस्तावना में लिखा कि उन्होंने ये शेक्सपियर की याद को जिंदा रखने और उनके प्लेस को सही रूप में पाठकों तक पहुंचाने के लिए किया है, क्योंकि पहले छपे हुए कुछ वर्जन्स खराब थे। तो फर्स्ट फोलियो ही ज्यादातर शेक्सपियर के प्लेस का सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। शेक्सपियर का काम इतना विशाल है, इसे समझने के लिए क्रिटिक्स अक्सर उनके करियर को अलग-अलग फेज या पीरियड में बांटते हैं। ये डिवीजन कैसे किया जाता है? हाँ, ये एक तरीका है उनके डेवलपमेंट को समझने का। हालांकि ये कोई एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, फिर भी मोटे तौर पर 4 पीरियड माने जाते हैं। पहला पीरियड लगभग 1590 से 1595 तक का। इसे आप उनका अप्रेंटिसशिप या एक्सपेरिमेंटेशन का दौर कह सकते हैं। इसमें उन्होंने अलग अलग जॉनरा ट्राई किए, जैसे द कॉमेडी ऑफ एरर्स जैसी फार्सिकल कॉमेडी, लव्स लेबर्स लॉस्ट जैसी थोड़ी इंटेलेक्चुअल कॉमेडी,
द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। इसमें टाइटस एंड्रोनिकस जैसी बेहद हिंसक रिवेंज ट्रेजेडी भी है और रिचर्ड III जैसा इतिहास नाटक भी। और हाँ, इसी दौर में आती है उनकी मशहूर ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट भी पहले दौर में है। हाँ, माना जाता है कि ये उनकी शुरुआती मास्टरपीसेस में से हैं। फिर आता है दूसरा पीरियड, सेकंड पीरियड, लगभग 1596 से 1599 1600 तक। इस दौर में शेक्सपियर अपनी कला में पूरी तरह मैच्योर हो चुके लगते हैं। खासकर रोमांटिक कॉमेडीज और इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज में उन्होंने कमाल का काम किया। इसमें अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच अडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट जैसी बेहतरीन कॉमेडीज हैं। और इतिहास नाटकों में रिचर्ड II, हेनरी IV पार्ट 1 और 2 और हेनरी V आते हैं। ये तो बहुत सारे फेमस प्लेज हैं। बिल्कुल, ये उनका एक तरह से गोल्डन पीरियड माना जाता है कॉमेडी और हिस्ट्री प्लेस के लिए। तीसरा पीरियड लगभग 1600 से 1608 तक, ये उनके करियर का सबसे इंटेंस और गहरा दौर माना जाता है। इसमें आती हैं उनकी महान त्रासदियाँ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। साथ ही रोमन प्लेस जैसे जूलियस सीजर और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा भी इसी दौर के हैं। और कुछ ऐसी डार्क जटिल कॉमेडीज भी हैं जिन्हें अक्सर प्रॉब्लम प्लेज या डार्क कॉमेडीज कहा जाता है, जैसे ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। इनमें कॉमेडी के तत्व तो हैं, पर मुद्दे बहुत सीरियस और परेशान करने वाले होते हैं। हैमलेट, ओथेलो, लियर, मैकबेथ सब इसी पीरियड में। जी हाँ, ये वो दौर है जब शेक्सपियर शायद जीवन के अंधेरे पहलुओं, बुराई की समस्या, मानवीय पीड़ा जैसे विषयों पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। और फिर आता है चौथा और आखिरी पीरियड, फोर्थ पीरियड, लगभग 1609 से 1613 तक। इस दौर के प्लेस को रोमांसेस या ट्रेजिकोमेडीज कहा जाता है। ये एक अलग ही तरह के प्लेस हैं। इनमें ट्रेजेडी जैसे दुख, अलगाव, नुकसान होते हैं, लेकिन अंत सुखद होता है, सुलह और माफी के साथ। इनमें अक्सर जादू, चमत्कार और अविश्वसनीय घटनाएं होती हैं। जैसे कि द टेम्पेस्ट। हाँ, द टेम्पेस्ट इसी दौर का सबसे मशहूर प्ले है। इसके अलावा सिम्बलीन, पेरिकिस, जो शायद उन्होंने किसी और के साथ मिलकर लिखा, द विंटर्स टेल भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हेनरी VIII भी उनका आखिरी प्ले माना जाता है, जो शायद उन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर लिखा था। तो ये 4 पीरियड उनके स्टाइल और थीम्स के बदलाव को दिखाते हैं। हाँ, ये एक जनरल गाइडलाइन की तरह है उनके काम को समझने के लिए। चलिए अब कुछ खास प्लेस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, खासकर वो जो एग्जाम्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। कॉमेडी से शुरू करें। द मर्चेंट ऑफ वेनिस को कॉमेडी कहा जाता है, पर इसमें तो काफी सीरियस और विवादित मुद्दे भी हैं, खासकर शाइलॉक वाला। बिल्कुल सही कहा आपने। द मर्चेंट ऑफ वेनिस को अक्सर प्रॉब्लम कॉमेडी या प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में भी रखा जाता है, क्योंकि इसमें रोमांटिक लव स्टोरी है, बसीनियो पोर्टिया, लोरेंजो जेसिका, दोस्ती की कहानी है, एंटोनियो बसीनियो। कॉमेडी वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे वो कास्केट वाला सीन, लेकिन साथ ही इसमें एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध का एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पहलू भी है। शाइलॉक का कैरेक्टर? हाँ, शाइलॉक का कैरेक्टर वो एक यहूदी मनी लेंडर है, जिसे उस समय के स्टीरियोटाइप्स के हिसाब से दिखाया गया है लालची, बदला लेने वाला, ईसाइयों से नफरत करने वाला। उसका एंटोनियो से बदला लेने के लिए 1 पाउंड मांस मांगने वाला बॉन्ड कहानी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। प्ले में पोर्शिया दया मर्सी पर एक बहुत खूबसूरत भाषण देती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। लेकिन आखिर में शाइलॉक के साथ जो होता है, उसकी सारी दौलत छीन ली जाती है, उसे जबरन ईसाई बनने पर मजबूर किया जाता है। वो आज के नजरिए से बहुत कठोर और अन्यायपूर्ण लगता है। उसका वो भाषण भी तो है, hath not a Jew eyes। हाँ, वो बहुत ही पावरफुल स्पीच है, जिसमें वो अपनी इंसानियत का दावा करता है। पूछता है कि क्या यहूदियों को दुख दर्द नहीं होता, क्या वो बदला नहीं लेना चाहेंगे अगर उनके साथ बुरा हो। ये स्पीच उसके कैरेक्टर को थोड़ी सिंपैथी देती है, उसे सिर्फ एक विलन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है। इसीलिए ये प्ले हमेशा से डिबेट का टॉपिक रहा है कि ये एंटीसेमेटिक है या उस समय के एंटीसेमेटिज्म पर एक कमेंट्री है। वाकई प्रॉब्लम प्ले है ये तो। अब आते हैं हैमलेट पर। इसे अक्सर शेक्सपियर का या शायद दुनिया का ही सबसे महान नाटक क्यों माना जाता है? उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? हैमलेट इतना महान इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कई लेवल्स पर काम करता है। ऊपरी तौर पर देखें तो ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है, जो उस जमाने में काफी पॉपुलर जॉनर था।
कहानी सीधी है। डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट को उसके पिता के भूत से पता चलता है कि उसके चाचा क्लॉडियस ने पिता की हत्या करके माँ गर्ट्रूड से शादी कर ली है और तख्त हथिया लिया है। भूत हैमलेट को बदला लेने को कहता है, लेकिन प्ले का असली फोकस इस बात पर नहीं है कि बदला कैसे लिया जाए, बल्कि हैमलेट के दिमाग के अंदर चलने वाले संघर्ष पर है। उसकी दुविधा, उसकी अनिश्चितता, इनडिसीजन और रेजोल्यूशन, उसका एक्शन लेने में हिचकिचाना, यही प्ले को खास बनाता है। वो सोचता क्यों रहता है इतना? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्यों वो फौरन बदला नहीं लेता? क्या उसे भूत की बात पर शक है? क्या वो नैतिक रूप से बदला लेने को सही नहीं मानता? क्या वो जरूरत से ज्यादा सोचता है? या उसमें एक्शन लेने की हिम्मत ही नहीं है? या शायद उसे अपनी माँ के जल्दी शादी कर लेने से इतना गहरा सदमा लगा है कि वो किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा। प्ले इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं देता। हैमलेट का कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसका दुख, उसका गुस्सा, उसका पागलपन का नाटक करना, या क्या वो सच में पागल हो रहा है? ओफेलिया के साथ उसका रूखा बर्ताव, उसके सोलिलॉकीज टू बी और नॉट टू बी वाला सबसे फेमस है, जिनमें वो जीवन, मृत्यु, अस्तित्व पर गहरे सवाल उठाता है। ये सब मिलकर इसे एक बेहद रिच और मनोवैज्ञानिक नाटक बनाते हैं। टी.एस. एलियट ने इसे आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। हाँ, एलियट का मानना था कि हैमलेट का जो इमोशनल रिएक्शन है, खासकर उसकी माँ के प्रति, वो प्ले में दिए गए तथ्यों से ज्यादा है। मतलब उसके इमोशंस का कोई ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव नहीं है। उन्होंने इसे साहित्य की मोनालिसा भी कहा, क्योंकि उतना ही रहस्यमयी है। पर ज्यादातर क्रिटिक्स इसे शेक्सपियर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अब बात करते हैं ओथेलो की। इसमें जलन, ईर्ष्या कैसे एक विनाशकारी शक्ति बनती है, और यागो का कैरेक्टर इतना प्योर ईविल क्यों लगता है? ओथेलो को अक्सर डोमेस्टिक ट्रेजेडी कहा जाता है, क्योंकि इसका फोकस पर्सनल रिश्तों पर है। ये जुनून की ट्रेजेडी है, और खास तौर पर सेक्सुअल जेलसी की। ओथेलो एक बहादुर और सम्मानित मूरिश जनरल है वेनिस की सेना में, जिसने खूबसूरत डेस्डेमोना से छुपकर शादी की है। प्रॉब्लम शुरू होती है इयागो से। इयागो ओथेलो का एनसाइन, झंडा बरदार है, और ओथेलो उसे ऑनेस्ट इयागो मानता है। लेकिन इयागो अंदर ही अंदर ओथेलो से नफरत करता है। शायद इसलिए कि ओथेलो ने उसे प्रमोशन नहीं दिया, या शायद उसे शक है कि ओथेलो का उसकी पत्नी एमिलिया से अफेयर है, या शायद कोई कारण है ही नहीं। हाँ, कोलरिज ने इसे मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा था ना, मतलब बिना किसी मकसद के बुराई। बिल्कुल। इयागो बड़ी ही चालाकी और शैतानी ढंग से ओथेलो के मन में डेस्डेमोना की वफादारी के खिलाफ शक का बीज बो देता है। वो झूठी कहानियां गढ़ता है। कैसियो ओथेलो का लेफ्टिनेंट और डेस्डेमोना के बीच अफेयर का शक पैदा करता है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है उस रुमाल, हैंडकरचिफ का, जो ओथेलो ने डेस्डेमोना को प्यार की निशानी के तौर पर दिया था। वो रुमाल कैसे इयागो के हाथ लगता है? डेस्डेमोना से वो गलती से गिर जाता है, और इयागो की पत्नी एमिलिया उसे उठाकर इयागो को दे देती है, बिना ये जाने कि इयागो उसका क्या करेगा। इयागो उसे कैसियो के कमरे में रखवा देता है, और फिर ओथेलो को यकीन दिला देता है कि डेस्डेमोना ने वो रुमाल कैसियो को दिया है। बस यहीं से ओथेलो का शक यकीन में बदल जाता है। उसकी जलन उसे अंधा कर देती है, और वो अपनी बेगुनाह पत्नी की हत्या कर देता है। बाद में जब सच्चाई सामने आती है, तो वो खुद भी आत्महत्या कर लेता है। ये प्ले दिखाता है कि कैसे शक, जलन, धोखा और नस्लवाद ओथेलो के रंग पर भी तंज कसे जाते हैं, किसी महान इंसान को भी बर्बाद कर सकते हैं। इयागो लिटरेचर के सबसे कुटिल विलन्स में से हैं। बहुत ही दुखद कहानी है। अब आते हैं किंग लियर पर। इसे अक्सर शेक्सपियर की सबसे ब्लीक, सबसे अंधकारमय ट्रेजेडी माना जाता है। ऐसा क्यों है? हाँ, किंग लियर वाकई एक बहुत ही डार्क और पावरफुल प्ले है। ये बुढ़ापे, पीढ़ी के संघर्ष, जेनरेशन गैप, कृतज्ञता, इनग्रैटिट्यूड, पागलपन और मानवीय पीड़ा, ह्यूमन सफरिंग के बारे में है। कहानी शुरू होती है बूढ़े राजा लियर से, जो अपना राजपाट अपनी 3 बेटियों में बांटना चाहता है। वो बेटियों से पूछता है कि वो उससे कितना प्यार करती हैं। 2 बड़ी बेटियां गोनेरिल और रेगन खूब चापलूसी भरी बातें करती हैं, लेकिन सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी कॉर्डेलिया कहती है कि वो सिर्फ उतना ही प्यार करती है जितना एक बेटी को पिता से करना चाहिए, न कम न ज्यादा। और लियर को गुस्सा आ जाता है। हाँ, लियर को उसकी ईमानदारी पर गुस्सा आ जाता है, और वो उसे राज्य से बेदखल कर देता है।
बिना दहेज के फ्रांस के राजा से उसकी शादी कर देता है। वो अपना राज्य गोनेरिल और रेगन में बांट देता है, लेकिन सत्ता मिलते ही दोनों बेटियां अपने पिता का अपमान करना शुरू कर देती हैं, उसके साथियों को निकाल देती हैं और आखिर में उसे घर से ही निकाल देती हैं। लियर तूफान भरी रात में पागलपन की हालत में भटकता है, उसके साथ सिर्फ उसका वफादार अर्ल ऑफ केंट भेष बदलकर और उसका विदूषक फूल है। ये सीन लिटरेचर के सबसे दर्दनाक सीन्स में से एक है। इसमें एक सब प्लॉट भी है ना, ग्लॉस्टर वाला। जी हाँ, ग्लॉस्टर और उसके दो बेटों एडगर जो वफादार है और एडमंड जो नाजायज बेटा है और धोखेबाज है की कहानी मुख्य कहानी के पैरेलल चलती है और उसी थीम को दर्शाती है। धोखा, अंधापन, ग्लॉस्टर को सचमुच अंधा कर दिया जाता है और बच्चों की कृतज्ञता, वफादारी। प्ले में बहुत ज्यादा क्रूरता और निराशा है। सवाल उठता है कि क्या इस दुनिया में न्याय है? क्या देवताओं को इंसानों के दुख दर्द की परवाह है? As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. इसका अंत भी बेहद ट्रेजिक है, जहां कॉर्डेलिया मारी जाती है और लियर दुख से मर जाता है। कोई आसान जवाब या तसल्ली नहीं मिलती। वाकई बहुत इंटेंस प्ले है। और अब चौथी ग्रेट ट्रेजेडी, मैकबेथ। इसमें महत्वाकांक्षा, एम्बिशन कैसे हीरो को विलन बना देती है। मैकबेथ शायद शेक्सपियर की सबसे छोटी लेकिन सबसे तेज गति वाली ट्रेजेडी है। ये महत्वाकांक्षा के विनाशकारी प्रभाव की कहानी है। मैकबेथ शुरू में एक बहादुर और वफादार स्कॉटिश जनरल है, लेकिन एक लड़ाई जीतकर लौटते हुए उसे 3 चुड़ैलें, विचेस या अवेयर्ड सिस्टर्स मिलती हैं। वो भविष्यवाणी करती हैं। हाँ, वो भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ पहले थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा और फिर स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। पहली भविष्यवाणी फौरन सच हो जाती है। इससे मैकबेथ के मन में राजा बनने की दबी हुई महत्वाकांक्षा जाग जाती है। उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ उससे भी ज्यादा एम्बिशियस है। जब उसे मैकबेथ की चिट्ठी से भविष्यवाणी का पता चलता है तो वो मैकबेथ को राजा डंकन की हत्या करने के लिए उकसाती है, जो उस रात उनके महल में मेहमान बनकर रुका हुआ है। लेडी मैकबेथ का रोल बहुत स्ट्रांग है इसमें। हाँ, शुरू में वो बहुत निर्दयी और दृढ़ निश्चयी दिखाई देती है। वो मैकबेथ की हिचकिचाहट को दूर करती है, उसे प्लान बनाने में मदद करती है। लेकिन हत्या करने के बाद मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों अपराध बोध से घिर जाते हैं। मैकबेथ को खून के धब्बे दिखते हैं, उसे नींद नहीं आती। लेडी मैकबेथ नींद में चलने लगती है और अपने हाथों से खून के काल्पनिक धब्बे धोने की कोशिश करती है। Out damned spot. Out I say. सत्ता पाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए मैकबेथ और ज्यादा क्रूर और अत्याचारी बन जाता है और हत्याएं करवाता है। प्ले में अंधेरा, खून, डर और अलौकिक सुपरनैचुरल तत्वों का बहुत इस्तेमाल हुआ है। चुड़ैलें क्या सिर्फ भविष्यवाणी करती हैं, ये मैकबेथ को बुराई के रास्ते पर धकेलती है, ये एक बहस का मुद्दा है। आखिर में मैकबेथ मारा जाता है और स्कॉटलैंड में व्यवस्था फिर से कायम होती है। ये प्ले दिखाता है कि कैसे एक नेक इंसान भी महत्वाकांक्षा के जाल में फंसकर अपना पतन कर सकता है। ये ग्रेट ट्रेजेडीज तो वाकई बहुत पावरफुल हैं। अब थोड़ा सा रोमांसेस की तरफ चलते हैं, जैसे द टेम्पेस्ट। ये जॉनरा कैसे अलग है और इसमें जादू और सुलह का क्या रोल है? रोमांसेस शेक्सपियर के करियर के आखिरी दौर के प्लेज हैं। ये ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर होते हैं। इनमें अक्सर कहानी कई सालों में फैली होती है, जिसमें अलगाव, सेपरेशन, यात्राएं, अविश्वसनीय संयोग, खोए हुए बच्चों का मिलना जैसी बातें होती हैं। इनमें दुख और तकलीफें तो होती हैं, लेकिन अंत आम तौर पर सुखद होता है, जिसमें माफी, फॉरगिवनेस और सुलह, रिकंसिलिएशन पर जोर होता है। इनमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, जादू वगैरह का भी काफी इस्तेमाल होता है। द टेम्पेस्ट की कहानी क्या है संक्षेप में? द टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो, जो मिलान का सही ड्यूक था, अपनी बेटी मिरांडा के साथ एक जादुई द्वीप पर निर्वासित जीवन जी रहा है। उसे उसके भाई एंटोनियो ने नेपल्स के राजा अलोंसो की मदद से धोखा देकर निकाल दिया था। प्रॉस्पेरो ने द्वीप पर जादू सीख लिया है और वहां की आत्माओं जैसे हवाई स्पिरिट एरियल और धरती से जुड़े कैलिबन पर राज करता है। प्ले शुरू होता है जब प्रॉस्पेरो जादू से एक भयंकर तूफान टेम्पेस्ट लाता है और उस जहाज को द्वीप के पास ले आता है, जिसमें उसके दुश्मन एंटोनियो, अलोंसो का बेटा फर्डिनेंड और अन्य दरबारी सवार होते हैं। फिर वो अलग अलग घटनाओं और जादू के जरिए उन्हें सबक सिखाता है। फर्डिनेंड और मिरांडा को प्यार हो जाता है।
और अंत में वो बदला लेता है या माफ कर देता है? अंत में प्रॉस्पेरो बदला लेने के बजाय माफी का रास्ता चुनता है। वो अपने दुश्मनों को उनके किए का एहसास कराता है, लेकिन फिर उन्हें माफ कर देता है। वो अपनी जादुई शक्तियों को त्यागने का फैसला करता है। I'll break my staff, I'll drown my book और मिलान वापस लौटने की तैयारी करता है। एरियल को आजाद कर दिया जाता है। इसे अक्सर शेक्सपियर का फेयरवेल प्ले माने जाता है। हाँ, कई क्रिटिक्स मानते हैं कि प्रॉस्पेरो का जादू छोड़ना एक तरह से शेक्सपियर का अपनी नाटक लिखने की कला से विदा लेना है। प्रॉस्पेरो का आखिरी भाषण, जिसमें वो दर्शकों से तालियां बजाकर उसे आजाद करने की अपील करता है, उसे अक्सर शेक्सपियर का खुद का फेयरवेल माना जाता है। आजकल इसे पोस्ट कॉलोनियल नजरिए से भी बहुत पढ़ा जाता है। प्रॉस्पेरो को एक यूरोपियन कॉलोनाइजर की तरह देखा जाता है, जो द्वीप पर कब्जा करके वहां के मूल निवासी कैलिबन को अपना गुलाम बना लेता है और उसे असभ्य कहता है। कैलिबन का प्रतिरोध उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज की तरह देखा जाता है। तो ये प्ले भी कई लेयर्स वाला है। ये तो हुई नाटकों की बात। शेक्सपियर की कविताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, खासकर उनके सोनेट्स। वो किसके बारे में हैं? हाँ, नाटकों के अलावा शेक्सपियर ने कविताएं भी लिखी और वो भी बहुत उम्दा हैं। उनके 154 सोनेट्स का कलेक्शन 1609 में छपा था, हालांकि शायद ये काफी पहले लिखे गए थे। सोनेट 14 लाइन की एक खास तरह की कविता होती है। ये सोनेट्स पारंपरिक रूप से 2 सीक्वेंसेस में बटे माने जाते हैं। सुंदरता की प्रशंसा करता है, उसे शादी करके बच्चे पैदा करने की सलाह देता है ताकि उसकी सुंदरता बनी रहे, और अपनी कविता के जरिए उसे अमर बनाने का वादा करता है। और दूसरे? सोनेट 127 से 152 तक एक डार्क लेडी को संबोधित है। ये एक रहस्यमयी महिला है जिसके बाल काले हैं, आंखें काली हैं और जो पारंपरिक गोरी सुंदरता के मानकों पर खरी नहीं उतरती। कवि का उसके प्रति रिश्ता काफी कॉम्प्लेक्स और पैशनेट है, जिसमें प्यार भी है, वासना भी है और धोखा भी। आखिरी 2 सोनेट 153-154 क्यूपिड देवता के बारे में है। ये फेयर यूथ और डार्क लेडी कौन थे? क्या ये असली लोग थे? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। इनकी पहचान को लेकर सदियों से अटकलें लगाई जाती रही हैं। फेयर यूथ के लिए अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक जैसे नाम सुझाए गए हैं, जो शेक्सपियर के संरक्षक थे। डार्क लेडी की पहचान और भी अनिश्चित है। हो सकता है ये काल्पनिक हो या फिर असली व्यक्तियों पर आधारित हो। इन सोनेट्स के विषय बहुत विविध हैं। प्रेम, सौंदर्य, समय का प्रभाव, मृत्यु, ईर्ष्या, दोस्ती, कला की अमरता। शेक्सपियर ने पारंपरिक पेट्रार्किन सोनेट फॉर्म का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके कन्वेंशन को तोड़ा भी। उनके सोनेट्स ज्यादा रियलिस्टिक, मनोवैज्ञानिक रूप से गहरे और कभी-कभी काफी कड़वे भी हैं। सोनेट 18 शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे शायद सबसे फेमस है, और सोनेट 130 माई मिस्ट्रेसेस आईज आर नथिंग लाइक द सन एंटी पेट्रार्किन टोन के लिए जाना जाता है। सोनेट्स के अलावा और कौन सी कविताएं लिखी उन्होंने? उन्होंने 2 लंबी नैरेटिव पोएम्स भी लिखी, जो उनके शुरुआती करियर में बहुत पॉपुलर हुई थीं, शायद नाटकों से भी ज्यादा। पहली थी वीनस एंड अडोनिस 1593 और दूसरी द रेप ऑफ लुक्रेस 1594। ये दोनों कविताएं क्लासिकल मिथकों पर आधारित हैं और काफी सेंशुअस और रेटोरिकल स्टाइल में लिखी गई हैं। ये उन्होंने शायद तब लिखी थीं जब प्लेग की वजह से थिएटर बंद थे। तो उनका काम सिर्फ नाटकों तक ही सीमित नहीं था। अब बात करते हैं उनकी विरासत की। इतने सालों बाद भी 400 साल से ज्यादा हो गए, शेक्सपियर इतने रेलेवेंट क्यों हैं? दुनिया भर में क्यों पढ़े और खेले जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कई कारण हैं इसके। सबसे पहला तो उनकी भाषा। शेक्सपियर की अंग्रेजी पर पकड़ अद्भुत थी। उन्होंने हजारों नए शब्द घड़े, मुहावरे दिए जो आज भी इस्तेमाल होते हैं। उनकी भाषा बहुत फ्लेक्सिबल, एक्सप्रेसिव और पोएटिक है। दूसरा, उनके कैरेक्टर्स। वो सिर्फ टाइप नहीं है, बल्कि जीते जागते कॉम्प्लेक्स इंसान लगते हैं। उनकी साइकोलॉजी, उनके मोटिवेशंस, उनके अंदर के संघर्ष हमें आज भी अपने जैसे लगते हैं। हैमलेट की दुविधा हो या मैकबेथ की महत्वाकांक्षा, लेडी मैकबेथ का अपराध बोध हो या ओथेलो की जलन, ये भावनाएं यूनिवर्सल हैं। तीसरा, उनके थीम्स। उन्होंने जिन विषयों को छुआ, प्यार, नफरत, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, सत्ता, न्याय, धोखा, वफादारी, जीवन का अर्थ, ये सब ऐसे सवाल हैं जो हर इंसान, हर समाज के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। और चौथा, उनकी नाटकीयता।
उनके प्ले सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे गए थे। उनमें ड्रामा है, सस्पेंस है, ह्यूमर है, ट्रेजेडी है। वो दर्शकों को बांधे रखते हैं। तो हर जमाने ने उन्हें अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है। उनकी आलोचना का इतिहास कैसा रहा है? बिल्कुल, शेक्सपियर की रेपुटेशन हमेशा जैसी नहीं रही। उनके अपने समय में वो पॉपुलर थे, पर शायद सबसे महान नहीं माने जाते थे। 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी में नियो क्लासिकल क्रिटिक्स जैसे जॉन ड्राइडन और सैमुअल जॉनसन ने उनकी तारीफ तो की, पर क्लासिकल नियमों जैसे यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन का पालन न करने के लिए उनकी आलोचना भी की। जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर प्रकृति के कवि थे। फिर रोमांटिक युग आया, लेट 18th 19th सेंचुरी। जर्मनी में गोटे, श्लेगल और इंग्लैंड में कॉलरिज, हैजलिट जैसे क्रिटिक्स ने शेक्सपियर को एक जीनियस, एक नेचुरल फोर्स माना। कॉलरिज ने उनके प्लेज की ऑर्गेनिक यूनिटी की बात की। 19वीं सदी में कैरेक्टर एनालिसिस पर बहुत जोर रहा, जैसे AC ब्रैडली की किताब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बहुत प्रभावशाली रही। और 20वीं सदी में? 20वीं सदी में क्रिटिसिज्म और ज्यादा डाइवर्स हो गया। कुछ लोगों ने सिर्फ कैरेक्टर पर फोकस करने की आलोचना की। नई अप्रोचेज आईं, जैसे इमेजरी का अध्ययन, जैसे कैरोलिन स्पर्जन, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, फ्रॉइड के विचारों का इस्तेमाल, जैसे अर्नेस्ट जोन्स ने हैमलेट के ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर जोर, जैसे न्यू हिस्टोरिसिज्म, जो मानता है कि लिटरेचर को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ही समझा जा सकता है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, जो महिला पात्रों और जेंडर इश्यूज को देखता है। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, जो उपनिवेशवाद और नस्ल के मुद्दों को देखता है, जैसे द टेम्पेस्ट या ओथेलो में। मिथ क्रिटिसिज्म, जैसे नॉर्थरॉप फ्राई। तो आज शेक्सपियर को कई अलग अलग नजरियों से पढ़ा और समझा जाता है, जो दिखाता है कि उनका काम कितना रिच और मल्टी लेयर्ड है। एक आखिरी सवाल इस पर, ये ऑथरशिप कंट्रोवर्सी क्या है? क्या सच में कोई शक है कि शेक्सपियर ने ही ये सब लिखा था? हाँ, ये एक थ्योरी है जो करीब 18वीं सदी से चली आ रही है। हालांकि इसे मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स ज्यादातर खारिज करते हैं। इसे एंटी स्ट्रैटफोर्डियन थ्योरी कहते हैं। इसके मानने वालों का कहना है कि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन के विलियम शेक्सपियर, जिनके बारे में हमें पता है कि वो एक एक्टर और थिएटर शेयर होल्डर थे, उनके पास इतनी शिक्षा, इतना ज्ञान और अनुभव नहीं हो सकता था कि वो इतने महान नाटक और कविताएं लिख सकें। हमें उनके जीवन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो थोड़ी सीमित है। कोई चिट्ठी या पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। तो फिर कौन हो सकता है असली लेखक उनके हिसाब से? कई सारे कैंडिडेट्स के नाम उछाले गए हैं। सबसे पॉपुलर हैं सर फ्रांसिस बेकन, मशहूर दार्शनिक और वैज्ञानिक, एडवर्ड डी वेयर, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, एक कुलीन और कवि, और क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर के समकालीन नाटककार, जिनकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। इन सब के पक्ष में अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, जैसे उनकी शिक्षा, सामाजिक स्थिति, जीवन के अनुभव जो प्लेज में झलकते हैं वगैरह। लेकिन एकेडमिक वर्ल्ड इसे क्यों नहीं मानता? क्योंकि इन थ्योरीज के लिए कोई डायरेक्ट ठोस सबूत नहीं है। ये सब अनुमानों, संयोगों और टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन पर आधारित हैं। जबकि शेक्सपियर के स्ट्रैटफोर्ड वाले व्यक्ति के लेखक होने के पक्ष में काफी समकालीन सबूत मौजूद हैं, जैसे उनका नाम प्लेस के टाइटल पेज पे छपा होना, समकालीन लेखकों द्वारा उनका जिक्र किया जाना, फर्स्ट फोलियो का पब्लिकेशन जिसमें उनके साथी एक्टर्स ने उन्हें लेखक बताया। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि ये कंट्रोवर्सी, क्लास स्नोबरी कि एक आम आदमी इतना महान कैसे लिख सकता है, और सबूतों की गलत व्याख्या पर आधारित है। समझ गया। तो आम सहमति यही है कि विलियम शेक्सपियर ऑफ स्ट्रैटफोर्ड ही असली लेखक थे? जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, शेक्सपियर सिर्फ एक प्लेराइट नहीं थे, वो एक युग दृष्टा थे। उन्होंने ह्यूमन नेचर की गहराइयों को छुआ और उसे अपनी कला में ऐसे पिरोया कि वो आज भी, सदियों बाद भी हमें अपने जैसा लगता है। बिल्कुल सही कहा। उनके नाटक और कविताएं सिर्फ कहानियां या शब्द नहीं हैं, वो इंसानी जिंदगी का आईना है। उनमें हमारी खुशियां हैं, हमारे दुख हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी कमजोरियां हैं, हमारे सवाल हैं। इसीलिए शेक्सपियर को पढ़ना सिर्फ लिटरेचर पढ़ना नहीं है, बल्कि एक तरह से जीवन को पढ़ना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से देखें तो उनके काम की एक गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी ही उन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाती है। और शायद इसीलिए हम श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।
शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर या कौन सी लाइन या कौन सा प्ले आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है और क्यों? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये याद दिलाना जरूरी है कि ये जो पूरा विश्लेषण हमने किया, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और अन्य इंग्लिश लिटरेचर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए अत्यंत मूल्यवान साबित हो सकता है। ये कंटेंट घनश्याम सर द्वारा बनाया और संपादित किया गया है। इस गहन चर्चा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज इस ट्यून्स ऑडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।